चलो इधर देखो। अब देखो, इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है बेटा केमिकल बॉन्डिंग का, और उसमें बहुत सारे बच्चे अब्सेंट थे, ठीक है। तो आई होप आपने देखा होगा, मैंने रिकॉर्ड भी किया था आपके लिए। तो चलिए ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर की बात करते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग में हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। जो बेटा दो या दो से ज्यादा एटम्स को होल्ड करके रखता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि जब एटम फ्री स्टेट में होते हैं, अनकंबाइंड स्टेट में होते हैं, तो उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। जब वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है या केमिकल बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी मिनिमा अटेंड कर लेती है। और जिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और उस बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देंगे तो दैट इज एटॉमिक रेडियस आ जाएगी। चाहे वो अगर वो बॉन्ड अगर कोवैलेंट है तो कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड है तो आयोनिक रेडियस बोलेंगे, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था तो वंडरवॉल रेडियस बोलेंगे। और वंडरवॉल रेडियस जनरली बड़ी होती है कोवैलेंट रेडियस से, मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चंस भी थे कल के जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा के दिया है कि कोवैलेंट रेडियस छोटी होती है किससे, वंडरवॉल रेडियस से। तो ये बात आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी बॉन्डिंग जो है वो दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी बॉन्ड्स और एक होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स। तो प्राइमरी बॉन्ड में एग्जांपल्स जैसे कि आयोनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है और मेटालिक बॉन्ड है। और जो सेकेंडरी बॉन्ड है, जैसे हम आल्सो कॉल्ड एज सूडो बॉन्ड भी कहते हैं, तो सूडो बॉन्ड में हमने देखा था वंडरवॉल फोर्सेस है, आयन डायपोल अट्रैक्शंस है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सारे के सारे बेटा किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड में आते हैं, जिसे हम सूडो बॉन्ड भी कहते हैं। अब जो रियल बॉन्ड है, जो प्राइमरी बॉन्ड है, जैसे कि आपको पता है मेटल है, नॉन मेटल्स है, तो मेटल मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटल नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो हम आयोनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे। आयोनिक बॉन्ड आपको बता चुका हूं कि क्या होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो जाए या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, सही है ना, यही तो बोला था, मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ना कि नॉन मेटल से मेटल की तरफ आएंगे। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो बाद में इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं हम, दैट इज आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। मैंने आपको बताया था एग्जांपल्स में, आज बताऊंगा कि कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें आयोनिक बॉन्ड बनेगा और कौन कौन से फैक्टर है जिसपे आयोनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है, ये भी बात करेंगे हम। और आज के लेक्चर में देखेंगे कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। 3 से 4 क्वेश्चन क्लास खत्म होते होते आपको करा भी दूंगा, देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है। तो ठीक है, चलो बढ़े फिर आगे बेटा। अब बात करेंगे दैट इज आयोनिक बॉन्ड की। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आयोनिक जो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्ड बेटा, अब इसके बाद में आवाज किया ना तो बाहर निकाल दूंगा मैं, बोलना भी नहीं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। सो दैट इज, अब आयोनिक बॉन्ड में हम बात करने वाले हैं कि आयोनिक बॉन्ड जो है उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस है जो फेवरेबल है। आपको वैसे तो पता है कि कौन सी कंडीशन में आयोनिक बॉन्ड बनेगा, बट लिख के बताता हूं यहां पे। इधर देखो, मैंने बोला था आपको कि व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बोला था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है ये भी आपको बताया मैंने कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है बेटा, द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयंस, उसे क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब वो प्लस माइनस नहीं लगाते वहां पे, मैंने बोला था आपको कि Na प्लस पे अगर +1 चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी, कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 होगी, और Cl की इलेक्ट्रोवैलेंसी एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में -1 नहीं बोलते, 1 बोलते उसको, ये भी बता चुका हूं आपको मैं। तो यहां पे आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज द विच बॉन्ड बोलेंगे आप इसे, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और क्या होता है इलेक्ट्रो बॉन्ड, कैसे बनता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल से इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, नॉन मेटल की तरफ। अब आपको ये बात तो समझ में आनी चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नॉन मेटल। सो दैट इज द बॉन्ड, लिख के बता रहा हूं बेटा यहां पे, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय, द बॉन्ड विच इज, दोबारा से देखो, विच इज फॉर्म बाय कैसे बनेगा बोलो बेटा, फॉर्म बाय ट्रांसफर, किसकी ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रॉन की, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मतलब यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल
मेटल्स क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सही है ना, ये भी बात दिमाग में रख लीजिए, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऐसे भी बोल सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। मतलब जो नॉन मेटल है बेटा वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, समझ में आ रहा है ना। मतलब अगर अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाना है आपको तो एक लगेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि मेटल है, और दूसरे लगेंगे बेटा दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है आपको तो एक बात तो समझ में आनी चाहिए आपको कि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में ही आयनिक बॉन्ड बनेगा। पी ब्लॉक के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। एस ब्लॉक के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ये बात दिमाग में रख लीजिए आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने बोला था आपको, वैसे ही देखिए आप, यहां पे मेरे पास में सोडियम है, और सोडियम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नियरली 1.1 के आसपास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जैसे ही इसके साथ में क्लोरीन आता है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है बेटा यहाँ पे 0.9 का गैप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना। देखो ना, ये 1.1, ये 3.0 सॉरी 2.1 का गैप है। कितने का गैप है, 2.1 का। तो क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है बेटा इसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो ये अगर जैसे इसके इलेक्ट्रॉन छीलेगा तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी कहां से, सोडियम टू क्लोरीन। जैसे ही हो जाएगी बेटा तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और Cl पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्वेश्चन ये है कि बेटा इलेक्ट्रॉन की लेन देन क्यों करते हैं, तो ऑक्टेट रूल कहता है टू अटेंड दी ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल कुछ नहीं है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी को कहते हैं ऑक्टेट। जब कोवेलेंट बॉन्डिंग आएगी तब डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस अभी समझ लीजिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं बेटा, ऑक्टेट कहते हैं। प्रॉडिगल कंसिस्टेंट जाता है, 8 से 10% केसेस में ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो उसे अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ बस इतना ध्यान में रख लीजिए कि 8 इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। हुआ क्या, सोडियम जो है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 281, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब इसे 8 इलेक्ट्रॉन कराना है बेटा तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो इसे देगा नहीं ना, देगा क्या, नहीं देगा ना बेटा। उसके घर की खेती थोड़ी ना है कि दे देगा उसको 7 इलेक्ट्रॉन आराम से, वही बोलेगा कि बेटा तू ये इलेक्ट्रॉन मुझको दे दे, तू भी कंप्लीट मैं भी कंप्लीट। समझ में आया ना। सो क्लोरीन क्या कहता है सोडियम को, यू कंप्लीट मी। समझ में आया या नहीं आया। सो बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे गया तो क्या हो जाएगा, देखो आप इधर, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये कितने थे, दैट इज 287, तो अब क्या हो जाएंगे 288। आगे सबको समझ में क्लियर है बेटा। यहां पे देखिए, अब ये जो सोडियम प्लस बना है और Cl माइनस बना है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। एक क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे, आयोनिक बॉन्ड। आगे सबको समझ में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हजारों एग्जाम्पल्स है आयोनिक कंपाउंड की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, जैसे कि एक तो आप देख लीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे रॉक सॉल्ट कहते हैं, आप कहते कि नहीं कहते, दैट इज रॉक सॉल्ट हो गया। या फिर बेटा क्या हो जाए, दैट इज KCl हो जाए, या फिर क्या हो जाए, दैट इज KNO3 हो जाए, ये हो जाए, या फिर MgCl2 हो जाए, एक्सेट्रा। बेटा यहाँ पे इसके आप हजारों एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन जैसे हम कंडीशन की तरफ जाएंगे तो आपको एग्जाम्पल खुद बनाते आएंगे, एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पीरियोडिसिटी अच्छे से समझ में आया, आपने अच्छे से किया है पीरियोडिसिटी, तो केमिकल बॉन्डिंग आपको आसान जाएगा, ठीक है। सो देख लीजिए, केमिकल बॉन्ड दैट इज आयोनिक बॉन्ड, द बॉन्ड which is formed by the transfer of electron from metal to non metal। जैसे ही मेटल टू नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो जाती है तो कैटायन और अनायन बनते हैं, और कैटायन और अनायन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसे, आयोनिक बॉन्ड। अब बात करते हैं, दैट इज कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ आयोनिक बॉन्ड, दैट इज कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आपको क्या लगता है कि कौन सी कंडीशंस होगी जिसमें आयोनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा, कौन सी कंडीशंस होगी। एक तो पहली बात तो आपको एक बात समझ में आ गई कि एक तो क्या चाहिए आपको, मेटल्स, और दूसरा क्या चाहिए बेटा, नॉन मेटल। मतलब एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर उतनी अच्छी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है ना। आप एक देखो, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और लेने वाला जो है, अगर लेने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होंगी और देने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर जल्दी से हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर जल्दी से हो जाएगी बेटा तो आयनिक कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। बात समझ में आ रही है ना। मतलब पहली कंडीशंस क्या होगी, लार्ज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट के बीच में है, फर्स्ट ए एंड ग्रुप नंबर 17। अरे ग्रुप नंबर फर्स्ट ए, फर्स्ट ग्रुप और 17 ग्रुप के अगर एलिमेंट लेंगे तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है ना। अगर गैप है तो बेटा आयनिक कैरेक्टर उन दोनों में क्या हो गए, सबसे ज्यादा हो गए। समझ में आ रहा है ना। अरे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन की जो बेटा लेन देन जो हो रही है ये कब फास्ट होगी, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया। अगर लार्ज डिफरेंस ऑफ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा आयनिक कैरेक्टर उतने क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ज्यादा होते चले जाएंगे। सबको समझ में आ गया। तो पहली बात, पहली कंडीशन क्या लिखा है हमने, बोलो बेटा। पहली कंडीशन है दैट इज अ लार्ज डिफरेंस ऑफ, लार्ज डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस होना चाहिए, बोलो, लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मुझे मेटल में और नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप बढ़ाना है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज्यादा होगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतने क्या होते चले जाएंगे, ज्यादा होते चले जाएंगे। दैट इज, समझ में आ रहा है ना। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, दैट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज डेल्टा ई एन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा ई एन। तो ये बात भी दिमाग में रखना कि डेल्टा ई एन, इसका क्या मतलब है, अगर डेल्टा ई एन बढ़ेगा मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगा बेटा इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, अगर ये बढ़ा तो बोलो कौन से कैरेक्टर बढ़ेंगे बेटा, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये बात भी ध्यान में रखना आपने। सो दैट इज आयोनिक कैरेक्टर शुड बी इंक्रीजेस। आयोनिक कैरेक्टर क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मतलब कौन से दो एलिमेंट्स है और कौन से दो ग्रुप है जिनके बीच में आयोनिक कैरेक्टर अच्छे होंगे, बोलो। पहला ग्रुप कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा, फर्स्ट ग्रुप। और दूसरा ग्रुप कौन सा होगा, बोलो बेटा, दैट इज 17 ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा, 17 ग्रुप। मतलब अगर जब आप मेटल अगर फर्स्ट ग्रुप के लेते हो और नॉन मेटल अगर 17 ग्रुप के लेते हो तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप क्या है, ज्यादा है, तो उनमें आयनिक बॉन्ड क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन से है बेटा, बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लेंगे आप, लिथियम, या फिर क्या लेंगे, सोडियम, या फिर पोटेशियम, या फिर रुबिडियम, या फिर सीजियम। यहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मतलब सबको समझ में आ रहा है। LiF जो बॉन्ड बनेगा तो इनमें आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जैसे कि सोडियम का क्लोराइड के साथ बनेगा तो इसमें भी आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। के का Br के साथ में बॉन्ड बनेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा। रुबिडियम का आयोडीन के साथ में बॉन्ड बनेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा। क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ये 17 ग्रुप के एलिमेंट है। और हमें पता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है बेटा। तो ये जो पहले वाले एलिमेंट्स है और 17 वाले एलिमेंट्स है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप बेटा ह्यूज है, ह्यूज गैप है। इस वजह से क्या होगा, इनमें आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, सबसे ज्यादा हो गए। अगर क्यों बेटा मैं अगर आपसे पूछ लूं कि बताइए इनमें से भी सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा, इनमें से भी सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा, बताइए। LiF होगा, NaCl होगा, KCl होगा, RbI होगा, या फिर कोई और होगा। NaCl होगा क्या, NaCl होगा। NaCl से भी अच्छा बेटा आयनिक बॉन्ड किसके बीच में होगा, CS और F के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, CS और F के बीच में। समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि CS की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 0.7, इसकी कितनी है 4.0। कितने का गैप आ रहा है, 3.3 का गैप आ रहा है। तो इसमें CS और F में बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप बहुत ज्यादा है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतने क्या होते चले जाएंगे, ज्यादा होते चले जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है या नहीं है, कि थोड़ा लिख के बताओ। इधर देखो बेटा, अब देखो अगर मैंने यहां पे चलो सोडियम को कांस्टेंट रख दिया, सोडियम को मेटल को हमने कांस्टेंट रख दिया, अब सिर्फ हैलाइड को अगर चेंज करते हैं तो देखो यहां पे NaF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप क्या है, सोडियम में और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप क्या है, ज्यादा है। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो गए किससे, बोलो, NaCl से। NaCl में ज्यादा हो गए किससे, बोलो, NaBr से। और NaBr में ज्यादा हो गए किससे, बोलो जल्दी फास्ट, बोलो जल्दी फास्ट, किससे होंगे बेटा, Na से। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बात क्लियर है या नहीं है। अरे देखो ना, सोडियम में और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज्यादा है ना। यहां पे अगर मैं सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बोला था मैंने, 0.9 बोला था ना, हाँ दैट इज 0.9 है। फ्लोरीन की कितनी है, बोलो 4.0। ये तो 0.9 ही है। ये कितनी होगी, 3.0। ये तो 0.9 ही है। और ये कितनी होगी बेटा, 2.85 होती है। मैं 2.8 लिख देता हूं। यहां पे देखो, यहां पे तो ये 0.9 ही है। यहां पे कितनी होती है, 2.5 to 2.6 होती है ना, क्लियर है। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप क्या है, ज्यादा है। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप क्या हो गया, कम हो गया। यहां पे और कम हो गया, यहां पे और कम हो गया। दिख रहा है ना साफ साफ। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप बढ़ेगा आयनिक कैरेक्टर क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे बेटा, बढ़ेंगे। तो NaF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा है। इस वजह से NaF में
NaF में आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, किससे, NaCl से, देन NaBr, देन NaI। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर लेके नहीं चलना है बेटा, इसके अलावा लैटिस एनर्जी भी होती है, वो भी बात करेंगे हम, लैटिस एनर्जी क्या होती है। तो ठीक है, तो पहली बात तो सबको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप जितना ज्यादा होगा आयनिक बॉन्ड उतना अच्छा होगा, मतलब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उसमें क्या होंगे, उतने ज्यादा होंगे। आपको पता है ये अच्छे तरीके से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप जो है बेटा वो 1.7 से ज्यादा चाहिए, 1.7 से क्या चाहिए, ज्यादा, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग। बताया कि नहीं बताया? अकॉर्डिंग टू पॉलिंग अगर 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप 1.7 है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो नियर अबाउट 50% तक के आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं, और जब 2.1 तक चला जाता है तो बहुत आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं उसमें। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप जैसे जैसे बढ़ेगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को। दूसरी कंडीशन देख लीजिए, अब देखो एक मेटल है और दूसरा क्या है, नॉन मेटल है। तो बताइए मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसने इलेक्ट्रॉन आसानी से देना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन वो अगर आसानी से अगर उसे देना है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, कम। अरे जिस मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलेगा ना बाहर। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा वक्त लग रहा है तो वो उसका कैटायन बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा बेटा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए, कम। किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, मेटल की नॉन मेटल की, मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए, कम। तो ये दूसरी कंडीशन है बेटा, दैट इज लो आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसका, बोलो किसका बेटा, मेटल का। मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या चाहिए, कम। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हो आप, आपको अच्छे तरीके से पता है कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है या सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में आपको पता है लिथियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है किससे, सोडियम से। सोडियम का ज्यादा होता है किससे, बोलो सोडियम का किससे ज्यादा होता है रे, पोटेशियम से। पोटेशियम का ज्यादा होता है किससे, बोलो किससे। ये आयनाइजेशन पोटेंशियल गलत हो गया है ना, ये ऑर्डर गलत हो चुकी है, इसे थोड़ा हटाना पड़ेगा आपको। मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिख रहा हूं। लिथियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा। किससे होता है बेटा, सोडियम से। सोडियम का ज्यादा होता है पोटेशियम से। पोटेशियम का ज्यादा होता है किससे, रुबिडियम से। रुबिडियम का ज्यादा होता है सीजियम से। ये किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। तो बताइए ये जो अल्कली ग्रुप है जिसे हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कहते हैं, इसमें सबसे पहले आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, सीजियम बनाएगा कि लिथियम बनाएगा, सीजियम। क्योंकि सीजियम, लिथियम की साइज छोटी है बेटा, साइज अगर छोटी है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब सबसे पहला कैटायन कौन बनाएगा अपना, सीजियम। मतलब सीजियम जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर हम कौन से ग्रुप की बात करें बेटा, सेकंड ग्रुप की बात करें। किसकी बात करें, सेकंड ग्रुप की बात करो तो बोलो यहां पे क्या होगा, बेरिलियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे, बोलो मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा कैल्शियम से। कैल्शियम का ज्यादा होगा बेटा किससे, स्ट्रोंशियम से। स्ट्रोंशियम का ज्यादा होगा बेरियम से। तो सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, बेरियम बनाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, कम है। जिसकी साइज ज्यादा होती है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। डिटेल में पढ़ा चुका हूं आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल। समझ में आ गई ना बात यहाँ पे? अब बोलो, अब मेटल के आयनाइजेशन पोटेंशियल कम चाहिए, नॉन मेटल का क्या कम चाहिए या क्या ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चाहिए, ज्यादा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन होती है, सही है ना, बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन होती है। बॉन्ड बनेगा तब डिफाइन होगी, लेकिन उससे पहले क्या है, नहीं 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 नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी तो बेटा मेटल के लिए होती है, जो कि देख चुके हैं हम। नॉन मेटल के लिए क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। वेरी गुड, दैट इज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई चाहिए कि कम चाहिए, जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। देखो एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने वाला तैयार नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं ना। समझ में आ रही ना बात यहाँ पे बेटा? तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर देने वाला है और लेने वाला नहीं है तो बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रोल नहीं बेटा। इलेक्ट्रॉन देगा कब, जब लेने वाला तैयार होगा, तभी बेटा मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। आप देखो सोडियम, सोडियम को हवा में रख दो आप, मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, एकदम से ब्लास्ट कर जाएगा। वही आप केरोसिन में रख दो, मीडियम ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेने वाला। समझ में आ रही ना बात? जब तक लेने वाला ना हो बेटा मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं देते। समझ में आ गई बात यहाँ पे? तो ये बात दिमाग में रख लीजिए आप। तो दूसरी बात क्या चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा चाहिए, मेटल की कि नॉन मेटल की, नॉन मेटल की। तो बोलो यहाँ पे थर्ड फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बोलो क्या हो जाएगा, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की ऑर्डर में आपको बता चुका हूं
कि सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एलिमेंट्स कौन सा है? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है अमंग द पीरियोडिक टेबल? दैट इज क्लोरीन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, सही है ना? और फ्लोरीन से कम किसकी होती है? सल्फर की। और सल्फर की कम होती है किससे? ऑक्सीजन से। ये बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की क्या है? ऑर्डर है। मतलब सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? क्लोरीन। बाद में कौन बनाएगा? फ्लोरीन। आपको बात समझ में आ रही है ना कि एक ही फैक्टर लेके नहीं चलना है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही फैक्टर नहीं रहेगा बेटा जो आयनिक कैरेक्टर पे अफेक्ट करेगा, दूसरे फैक्टर भी होते हैं। जैसे कि हमने बताया यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी मेटल की कम चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, और दूसरा जो है नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है या नहीं है? चलो नेक्स्ट फैक्टर, लास्ट फैक्टर बात करते हैं बेटा, दैट इज लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। नहीं, हाई लैटिस एनर्जी। कैसी एनर्जी चाहिए यहाँ पे? हाई लैटिस एनर्जी। हाई विच एनर्जी? लैटिस एनर्जी। बेटा चार फैक्टर समझ में आ रहे हैं ना? ये चौथा फैक्टर तो बताऊंगा अभी, वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो चार फैक्टर में कौन कौन से कंडीशंस है? फैक्टर बोलने के बजाय कंडीशंस बोलेंगे जो आयनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल होगा। पहली कंडीशंस क्या है? लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा फैक्टर, दूसरी कंडीशंस क्या है बेटा? लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। और तीसरा है हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। और चौथा क्या है बेटा? हाई लैटिस एनर्जी। अब सवाल यह है कि लैटिस एनर्जी होता क्या है? पहले सुनिएगा कि लैटिस होता क्या है। लैटिस का मतलब होता है गुच्छा। गुच्छा समझता ना? जैसा अंगूरों का गुच्छा होता है। हाँ, अंगूरों का गुच्छा होता है कि नहीं होता है? हाँ, इतना हैरत से देखने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता है। खाने पीने की चीजें तो सबके दिमाग में आ जाती है, हाँ अच्छी है करके। हाँ, तो दैट इज जो गुच्छा होता है ना, गुच्छे को कहते हैं दैट इज लैटिस। जैसे बेटा उस ग्रेप्स का जो लैटिस होता है, उसके अंदर जो ग्रेप्स लगे होते हैं वो कैसे डेफिनेट पैटर्न में अरेंजमेंट होती है उनकी। तो अगर मेरे पास में अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है या आयनिक कंपाउंड है बेटा, उसके अंदर जो आयंस होंगे, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होंगे? आयंस होंगे। तो उनकी एक डेफिनेट अरेंजमेंट होती है। मैं निकाल के भी बताऊंगा, कोशिश करूंगा निकालने की, आ जाएगा वो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। NaCl का लैटिस बताऊंगा आपको कैसे होता है लैटिस। तो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज लैटिस एनर्जी। इधर देख लीजिए, अब बात करेंगे हम दैट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं? देखो बेटा, लैटिस एनर्जी क्या होती है कि लैटिस के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज द लैटिस एनर्जी। अब मुझे एक बात बताइए, जब हमने देखा था कि जब कोवैलेंट बॉन्ड बना था हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में जब कोवैलेंट बॉन्ड बना था, तो दैट इज 436 एनर्जी रिलीज हो गई थी ना, 436 एनर्जी। उसे कौन सी एनर्जी बोला था हमने? बॉन्ड एनर्जी। कि बॉन्ड के बनने में हाइड्रोजन सिंगल में जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसे बोला था हमने बॉन्ड एनर्जी। और वो सिंगल बॉन्ड के केस में किसके लिए? कोवैलेंट कंपाउंड के लिए अब तक की सबसे हाईएस्ट है। अगर हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि दो सेम एटम के बीच में बन रहा है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होने वाला है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होने वाला नहीं है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड के केस में सिर्फ हाइड्रोजन में होती है, उससे ज्यादा किसी में नहीं होती। हाँ, लेकिन आयनिक बॉन्ड बनने में उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि Na और Cl का अगर बॉन्ड बन रहा है, Na और Cl का बॉन्ड अगर बन रहा है तो 782 किलो जूल पर मोल इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। मतलब पर मोल का मतलब होता है 50, अगर मुझे 1 मोल ऑफ NaCl बनाना है, मतलब 58.5 ग्राम ऑफ NaCl बनाना है, तो बेटा उसमें नियर अबाउट 782 किलो जूल इतनी एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। मतलब ये बताना चाहता हूं कि आयनिक बॉन्ड बनने में या आयनिक कंपाउंड के बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट कीजिए, आ रहा है अभी थोड़ी देर में। इधर देखो बेटा, अब बात करेंगे लैटिस एनर्जी। तो देखो लैटिस एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन, लेकिन कब? व्हेन 1 मोल ऑफ, कितने मोल की बात कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पे? 1 मोल। अब मोल तो इतना तो पता चल गया आपको कि मोल का मतलब क्या होता है। अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लेंगे इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट लेंगे इन ग्राम। अगर एटम है तो एटॉमिक वेट लेंगे इन ग्राम, जिसे हम ग्राम एटॉमिक वेट कहते हैं। मॉलिक्यूल होगा तो क्या लेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर फार्मूला है आयनिक कंपाउंड के लिए क्या कहते हैं? फार्मूला, तो ग्राम फार्मूला वेट लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे? ग्राम फार्मूला वेट। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ, इधर देखो बेटा, 1 मोल ऑफ सॉलिड और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ substance is formed, 1 mole of substance is formed, 1 mole of substance is formed, यहां पे फॉर्म है बेटा, यहाँ ठीक है। 1 mole of substance is formed
from its constituent, गैसियस आयन। कौन से आयन होने चाहिए? गैसियस आयन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, या फिर बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हमने उसमें आइसोलेटेड गैसियस एटम लिए थे ना? क्या लिए थे वहां पे? आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो यहां पे भी क्या है बेटा? आइसोलेटेड गैसियस आयन है। यहां पे क्या है? आयंस। जब बेटा दो आयंस, एक कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन, और दूसरा कौन सा आयन? नेगेटिव आयन, उनके कौन से स्टेट में प्रेजेंट चाहिए बेटा? वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट चाहिए। अगर सॉलिड में है तो गैस में कन्वर्ट करो उसे। गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देके उसे किस में पहले कन्वर्ट करो? गैस में। अगर वो आयंस नहीं है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो उसमें अगर पॉजिटिव आयन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन निकालो उसमें से। समझ में आ रहा है ना? अगर वो पॉजिटिव नहीं है बेटा तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, अगर वो नेगेटिव नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन डालने में जो एनर्जी रिलीज होती है, अब्सॉर्ब होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मतलब दोनों एनर्जी आने वाली है यहाँ पे। सो दैट इज द व्हेन the amount of energy released when 1 mole of substance or so solid is formed from its constituent gaseous ion, during the formations of 1 mole of substance from its constituent gaseous ion, the amount of energy is released, that amount of energy which is called as the lattice energy। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, यहां पे अगर हमने क्या लिया? दैट इज Na+ लिया। क्या लिया? Na+ नहीं था, ये Na था। तो हमने पहले इलेक्ट्रॉन निकाला उसमें। अगर पहले सॉलिड था तो उसे हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, बाद में क्या करेंगे? उसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कौन सी एनर्जी से? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या बन जाएगा ये? Na+ गैसियस। और Na+ गैसियस बाद में क्या लेंगे बेटा? Cl माइनस गैसियस, Cl क्लोरीन पहले गैस होता है, तो पहले Cl का Cl जो है वो Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, वो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो पहले Cl का बॉन्ड तोड़ेंगे, Cl बनाएंगे, बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उसमें उसके इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा तो सबसे ज्यादा है, लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये बन जाएगा Cl माइनस गैसियस। जैसे ही बेटा ये दोनों कंबाइन होंगे, क्या कौन कंबाइन होगा? Na+ गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस, तो मिलके क्या बना देंगे यहाँ पे? NaCl सॉलिड। क्या बन जाएगा? NaCl सॉलिड। और इस दौरान NaCl सॉलिड के बनने में फ्रॉम Na+ प्लस Cl माइनस जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज होगी, उसे क्या बोलेंगे आप? लैटिस एनर्जी। और इस केस में मैंने आपको बता चुका हूं कि लैटिस एनर्जी जो होती है माइनस का मतलब रिलीज, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? रिलीज। 782 किलो जूल पर मोल, 782 किलो जूल पर मोल। सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे NaCl के बनने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 782 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। और जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी बेटा, उतना आयनिक कंपाउंड उतना अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। क्लियर है? ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी ना। यही तो बताया था आपको मैंने कि बेटा जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज में स्टेबिलिटी क्या होती है? उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और एनर्जी अगर कम रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी कम आएगी, लेकिन एनर्जी रिलीज होने में स्टेबिलिटी आती है। आपको अच्छे से पता है। क्लियर है बात? यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है ना? तो ये इसे कहते हैं हम दैट इज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस के बनने में बेटा, लैटिस के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं हम लैटिस एनर्जी। या फिर ऐसे उल्टा बोल दीजिए कि लैटिस को तोड़ने में जो एनर्जी बेटा अब्सॉर्ब होगी उसे भी हम क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। अरे NaCl का लैटिस बन रहा है ना, तो NaCl का अगर 1 मोल ऑफ लैटिस है, मतलब 58.5 ग्राम ऑफ अगर NaCl बनाना है आपको, तो 782 किलो जूल इतनी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो अगर उस NaCl को अगर मुझे तोड़ना है Na+ प्लस Cl माइनस में, तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना, उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? अब्सॉर्ब हो जाएगी। क्लियर है? तो ये बात दिमाग में रखना आपने कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें उनके बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसका क्या मतलब है? कि आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड से स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं। क्लियर है? मैं कैरेक्टरिस्टिक में लिख के दूंगा, लेकिन यहां से समझने की कोशिश करिए। मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, तो देखो यहां पे मैंने बोला था आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो दैट एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज व्हिच एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी। या इसके बनने में या इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं हम बॉन्ड एनर्जी। तो वो बॉन्ड एनर्जी हो जाती है यहाँ पे 436 किलो जूल। क्या हो जाती है? 436 किलो जूल। किलो जूल इतनी थी ना पर मोल, दैट इज कितनी थी बेटा? पर मोल। ये बेटा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए सबसे हाईएस्ट है। मैं डबल बॉन्ड के लिए बात नहीं कर रहा बेटा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए
अब तक की बेटा सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी वो किसके लिए है? H2 के लिए, H बॉन्ड H के लिए। मैं लिख दूं क्या यहाँ पे कि ये किसके लिए बेटा? सिर्फ और सिर्फ बोलो कौन से बॉन्ड के लिए? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। किसके लिए? फॉर ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि बेटा कोवैलेंट बॉन्ड के बनने में कम एनर्जी रिलीज होती है, आयनिक बॉन्ड के बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यही बताना चाहता हूं आपको। देखो ना, आयनिक बॉन्ड जो बन रहा है या आयनिक कंपाउंड जो बन रहा है उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और कोवैलेंट के बॉन्ड बनने में ये सिंगल बॉन्ड के लिए सबसे हाईएस्ट है। तो आयनिक कंपाउंड बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसका क्या मतलब है कि आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे किससे? किससे? कोवैलेंट कंपाउंड से। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? तो जिसे कहते हैं हम कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। अब इस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो लैटिस एनर्जी पे अफेक्ट करते हैं। दूसरी बात, पहली बात यहां पे देखो बेटा, इससे पहले ये देखो कि लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। लैटिस एनर्जी कभी भी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं की जाती। जैसे कि आपने यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या किया, जैसे हमने सबसे पहले यहां पे ले लिया Na और ये मेरे पास में क्या था? NaCl, Na सॉलिड था और यहां पे बेटा Cl2 है। क्या है? Cl2। क्या है? ये गैस है। लेकिन हमें 2 Cl चाहिए क्या? अब एक NaCl बनाने के लिए एक ही Cl चाहिए ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? बोलो यहां पे हाफ लिखेंगे, चलेगा ना? Na सॉलिड होता है, अच्छे से पता है आपको कि सोडियम पहले किस में होता है? सॉलिड में। और ये क्या है? Cl2। 2 Cl है ना यहाँ पे बेटा, Cl2 मतलब 2 Cl है ना, तो मुझे हाफ Cl2 कर दिया तो 1 Cl हो गया ना। तो अब बताइए यहाँ पे कितने मोल बनेंगे NaCl के? एक ही मोल बनेगा ना, और ये क्या बन जाएगा? सॉलिड। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट एनर्जी विच इज कॉल्ड एज दी लैटिस एनर्जी, वो कितनी है? 7-782 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी है। बट ये एनर्जी डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं की जाती, ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते बेटा, इसे डायरेक्टली ये एनर्जी कैलकुलेट नहीं की जाती है। इसे कैलकुलेट करने के लिए बेटा बॉन हैबर ने एक साइकिल दिया था, उसे बोलते हैं बॉन हैबर साइकिल। हुआ क्या था? इधर देखो बेटा, सिंपल है एकदम, बहुत आसान है, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि देखो ये टोटल नेट इक्वेशन है, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 टू गिव NaCl सॉलिड। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है? 782 किलो जूल, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ये हमें अच्छे से पता है। बट वो एनर्जी, ये सिर्फ ये लैटिस के बनने में ये वाली जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी है। वो कहां से आई है टोटल एनर्जी? जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहले तो आप इधर देखो, आप ये मेरे पास में सोडियम है, ये क्या है बेटा? सोडियम है। तो क्या सोडियम ऐसे Cl के साथ में रिएक्शन कर देगा? नहीं करेगा ना। पहले तो ये सोडियम सॉलिड को मुझे सोडियम गैस बनाना पड़ेगा, सही है ना? अरे सोडियम सॉलिड को क्या बनाना पड़ेगा? सोडियम गैस। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे कहते हैं एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन। क्योंकि अगर किसी सॉलिड को अगर गैस में ले जाना है तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सब्लिमेशन। और जो एनर्जी देते हैं सब्लिमेशन के लिए उसे क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन, जिसे हम एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। तो यहां पे हमने दे दिया, बोलो क्या दे दिया हमने यहाँ पे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दे दिया, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अरे बेटा यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोडियम को अगर मुझे गैस में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि सॉलिड का कन्वर्शन किस में हो रहा है? गैस में। और सॉलिड का कन्वर्शन गैस में जब होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? सब्लिमेशन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो वो जो एनर्जी दी गई उसे क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बोलना पड़ेगा रे आपको, ठीक बेटा, चुपचाप बैठने के लिए नहीं आया यहाँ पे। तो ये हो गया सोडियम गैस हो गया। अब सोडियम गैस से मुझे क्या बनाना पड़ेगा? Na+ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? Na+। तो बताइए Na+ बनाने के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी काम करती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, या बोलेंगे बेटा उसे आयोनाइजेशन। बन गया ये? अरे बन गया ना। ये क्या हो गया बेटा? गैस हो गया। ये क्या हो गया? गैस। Na+ गैस बन गया। अब हमें क्या चाहिए? Cl- गैस। Cl- गैस। तो देखो ये Cl है, नहीं ये Cl2 है। क्या है बेटा? Cl2। तो देखो यहाँ पे ये हाफ Cl2 है। अब जो Cl का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे Cl का बॉन्ड तोड़ना है तो बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बॉन्ड एनर्जी। अब 1 मोल के लिए बॉन्ड एनर्जी इतनी एनर्जी देनी, हाफ मोल के लिए कितनी देनी पड़ेगी? बॉन्ड एनर्जी बाय 2। कितनी देनी पड़ेगी? बॉन्ड एनर्जी बाय 2। ओ इधर देख बेटा, तो अब क्या बन जाएगा यहाँ पे? Cl गैस। क्या बन जाएगा? Cl गैस। गैस तो पहले ही है ना, इसे सब्लिमेट करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि Cl2 पहले ही कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। सिर्फ हमें Cl का बॉन्ड तोड़ना था। 1 मोल के लिए बॉन्ड एनर्जी इतनी बॉन्ड एनर्जी लगती है, तो बेटा हाफ मोल के लिए क्या लगेगी? बॉन्ड एनर्जी बाय 2। बॉन्ड एनर्जी बाय 2। टूट गया बॉन्ड यहाँ पे, दिख रहा है आपको? अब मुझे क्या करना है? इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो बोलो किससे ऐड होगा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से ऐड होगा। ये किसमें चला जाएगा? बोलो बेटा Cl- गैस। Cl- गैस। अब ये दोनों कंबाइन होंगे बेटा, ये दोनों जैसे ही कंबाइन होंगे, कौन कौन कंबाइन होगा? बोलो बेटा Na+ और Cl-, तो मिलके क्या बना देंगे यहाँ पे? NaCl सॉलिड। देखो इतनी एनर्जी है, वो
इन सारी एनर्जी को मिला के जो एनर्जी बनती है उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ऐसे बता रहा था मैं आपको, समझ में आया या नहीं आया? ये जो लैटिस एनर्जी बेटा ये नहीं है, आप बोल देंगे कि डायरेक्ट एक स्टेप में बता दो लैटिस एनर्जी, तो ऐसे कैलकुलेट नहीं करते लैटिस एनर्जी को। लैटिस एनर्जी बोले तो पहले सोडियम के लिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, Cl2 के लिए बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ती है, बाद में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देनी पड़ती है, तो जोड़ के घटा के जो बाकी एनर्जी जो बच जाती है बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। आ रहा है ना सबको समझ में? दैट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज द लैटिस एनर्जी। और ऐसे लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, इसे बोलते हैं दैट इज बॉर्न हैबर साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा इसे? दैट इज बॉर्न हैबर साइकिल। ये जो है बॉर्न हैबर ने दिया था बेटा कि लैटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। उसने सबसे पहले CaF2 के लिए कैलकुलेट किया था, दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड के लिए। किसके लिए? कैल्शियम फ्लोराइड के लिए। कैल्शियम फ्लोराइड के लिए उसने सबसे पहले लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट किया था, और इस पर से उसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं? NaCl के बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी या NaCl को तोड़ने में जो एनर्जी बेटा खर्च हो जाएगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज द लैटिस एनर्जी। अरे आपको समझ में तो आ रहा है ना? आ रहा है ना बेटा? लैटिस एनर्जी को एक स्टेप में डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि आपको एक बात तो समझ में आ गई ना कि अगर मुझे NaCl बनाना है तो Na प्लस गैसियस चाहिए और Cl माइनस गैसियस चाहिए। तो Na प्लस बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है और Cl माइनस गैस बनाने के लिए बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ती है, बाद में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो जोड़ के घटा के जो एनर्जी बचती है बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। और लैटिस एनर्जी निकालने के लिए बॉर्न हैबर ने एक साइकिल दी, मतलब ऐसे, इसे क्या कहते हैं? बॉर्न हैबर साइकिल। क्या बोलेंगे इसे? बॉर्न हैबर साइकिल। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? अब देखो बेटा, अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है। फास्ट हो रहा है क्या रे? नहीं ना? आ रहा है ना समझ में? हाँ ठीक है बेटा, समझ में आना चाहिए, क्योंकि बेटा मैं, क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ ना? चलो इधर देखो अभी, चलो बेटा थोड़ा इधर देखो, 10 से 15 मिनट ले लेंगे, हो जाएगा फिर। चलिए इधर देखिए आप। अरे मुझे एक बात बताओ, आप बेटा 45 से तो स्टार्ट ही किया है ना, 45 से 5 मिनट तो आप आने में लगाते हो, है ना? फिर आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही बेटा फिर क्या होगा? 40-45 मिनट क्लास होगा अपना, तो सिलेबस का रहेगा यही रहेगा ना फिर? मतलब बढ़ेगा क्या आगे? जिस टॉपिक को पढ़ाने के मुझे 20 से 25 दिन चाहिए आपके, तो फिर तो आप तो 2 महीने लगा दोगे उसे पढ़ाने के लिए, ठीक है ना? चलिए इधर देख लीजिए, थोड़ा सा बेटा बोर हो रहा है क्या आपको? बोर हो रहा है क्या? ठीक है बेटा, एक अच्छी सी अच्छा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं, आपने जाते जाते उसे खा लेना, अच्छा महसूस होगा आपको। चलिए इधर देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग दी लैटिस एनर्जी। अब कौन कौन से फैक्टर है? फैक्टर अफेक्टिंग दी विच एनर्जी? बोलो कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। अगर किसी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर अच्छे चाहिए तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या चाहिए? ज्यादा। अब इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर है जो लैटिस एनर्जी पे क्या करते हैं बेटा? अफेक्ट करते हैं। दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग दी लैटिस एनर्जी। शॉर्ट में पढ़ा दूंगा, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं यहां पे। इधर देखो बेटा, सबसे पहला फैक्टर्स है कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक चार्ज मतलब आयन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, सही है ना? आयन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आयंस, मतलब देखो अगर मैं पूछूंगा आपसे कि बता इन 4 कंपाउंड में, इन 3-4 कंपाउंड में लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये NaCl है, दूसरा क्या है? MgCl2 है, और तीसरा क्या है बेटा? AlCl3 है। तो अगर मैं इन तीनों में पूछ लूं कि बताइए सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? AlCl3 की लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? MgCl2 से। और MgCl2 की ज्यादा होगी किससे? NaCl से। अरे समझ में आया है नहीं आया? ये किसकी ऑर्डर है बेटा? लैटिस एनर्जी की, क्योंकि एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज है, 3+ चार्ज है ना एल्यूमिनियम। अरे यार देखो आप, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड अगर टूटेगा तो कैसे बनाएगा? Na+Cl-। अगर MgCl2 अगर टूटा तो बोलो क्या बनाएगा? Mg2+ 2Cl-। अगर AlCl3 अगर टूटा तो बोलो क्या बनाएगा? Al3+ 3Cl-। तो जहां पे आयोनिक चार्ज ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब आप ही सोचो ना, आयोनिक चार्ज जितना ज्यादा होगा दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। आयोनिक चार्ज जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आया? दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज द लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। तो बेटा लैटिस एनर्जी के ऑर्डर आपने बच के रहना है, इसमें ऑर्डर पे क्वेश्चंस आएंगे कि लैटिस एनर्जी की ऑर्डर क्या होगी। तो पहले आराम से समझिए कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो लैटिस एनर्जी पे अफेक्ट कर रहे हैं।
चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लैटिस एनर्जी, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, क्योंकि चार्ज अगर बढ़ेगा तो इंटर आयनिक डिस्टेंस घटेगा, इंटर आयनिक डिस्टेंस अगर घटेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आया या नहीं आया? फिर क्यों रे बेटा, अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। फिर हमने बोला अगर चार्ज ज्यादा है, चार्ज क्या है, ज्यादा है, तो इंटर आयनिक डिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस कम हो जाएगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और क्यों, अगर वो इंटर आयनिक डिस्टेंस ही अगर हमने बढ़ा दिया तो लैटिस एनर्जी कम रिलीज होगी। समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब है कि दूसरा फैक्टर यहीं पे लेके चलेंगे, फिर दूसरा फैक्टर यहीं पे लेके चलेंगे कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर आयनिक डिस्टेंस, और इंटर आयनिक डिस्टेंस बोले तो बोलो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, आर प्लस प्लस आर माइनस। अरे ये आर प्लस क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन, और आर माइनस क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अनायन। अगर मैं सोडियम क्लोराइड के लिए ले रहा हूं तो ये हो जाएगी रेडियस ऑफ सोडियम प्लस, और ये हो जाएगी रेडियस ऑफ Cl माइनस। तो इसी को क्या कहते हैं, बोलो, इसे कहते हैं बेटा दैट इज इंटर आयोनिक डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, बोलो, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। अगर इंटर आयोनिक डिस्टेंस अगर बढ़ा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब यहां पे बेटा दोनों को अगर एक साथ में लिख दूं तो दोनों का मतलब ये होगा कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, सही है ना। Q1 एंड Q2 क्या होता है, चार्ज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस प्लस R माइनस। अगर Q1 Q2 अगर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, R प्लस प्लस R माइनस अगर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है या नहीं है? इधर देखो, अगर मैं इसके ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं बेटा, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, इधर देखो आप, इधर देखो हमारे पास में है, यहां पे देखो हमारे पास में है दैट इज BeCl2 है। क्या है हमारे पास में, बोलो, BeCl2 है। क्या है, BeCl2। BeCl2 के बाद में है MgCl2। क्या है, MgCl2। MgCl2 के बाद में है दैट इज CaCl2। क्या है, CaCl2। CaCl2 के बाद में है SrCl2। SrCl2 के बाद में है दैट इज BaCl2। क्या हो जाएगा, BaCl2। बताइए इन चारों पांचों में लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, BeCl2 की कि BaCl2? बेरिलियम की बैरियम? बैरियम की, बैरियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी ना बेटा, क्योंकि बेरिलियम छोटा है, क्लोरीन तो सब में सेम है। अरे देखो ना आप, ये बेरिलियम छोटा है बेटा, और ये क्लोरीन क्या उससे बड़ा है। यहां पे मैग्नीशियम बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यहां पे तो बेटा बराबरी की बात हो गई। यहां पे देखो, यहां पे स्ट्रोंशियम बढ़ गया, यहां पे स्ट्रोंशियम बढ़ गया, यहां पे बैरियम भी बड़ा हो गया और ये भी बड़ा है। दिख रहा है ना आपको? जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, चाहे कैटायन की बढ़ो या अनायन की बढ़ो, चाहे साइज ऑफ कैटायन बढ़ो या साइज ऑफ अनायन बढ़ो बेटा, तो इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा ना। अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। आ रहा है सबको समझ में या नहीं आ रहा है? इंटर आयनिक डिस्टेंस में बेटा सिर्फ आपने कैटायन नहीं देखना है या अनायन नहीं देखना है, दोनों में से अगर एक भी बढ़ जाए तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, और दोनों के दोनों अगर बढ़ जाए तो लैटिस एनर्जी फिर तो एकदम से गिर जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ये बात ध्यान में रखना आपने। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी यहां पे किसकी होगी, फिर बोलो रे, बेरिलियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे, MgCl2 से। MgCl2 की ज्यादा होगी CaCl2 से। CaCl2 की ज्यादा होगी किससे, SrCl2 से। SrCl2 से। अब समझ में आ गया? चार देखो, चार तो सब में सेम है ना, इसमें 2 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस 1 माइनस, 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस। जब चार्ज कांस्टेंट हो जाए तो साइज देखेंगे आप, चार्ज कांस्टेंट हो जाए तो साइज देखेंगे, अगर साइज सेम हो जाए तो चार्ज देखेंगे। जिसमें चार्ज ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और जिसमें साइज ज्यादा होगी उसकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे समझ में नहीं आएगा? लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R प्लस प्लस R माइनस। बेटा दोनों में से एक भी बढ़ा तो R प्लस प्लस R माइनस बढ़ेगा ना, चाहे साइज ऑफ कैटायन बढ़े या साइज ऑफ अनायन बढ़े। तो वो जो है जो सम है बेटा, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। तो लैटिस एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्लियर है? चलो लास्ट फैक्टर, लास्ट फैक्टर देखो, अब लास्ट फैक्टर की बात करते हैं। तेज हो गया कह रहे हैं, तेज लग रहा है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसे हल्का कर देते हैं अब, ठीक है। चलो इधर देखो, मतलब कम तेज कर देंगे। लास्ट फैक्टर है बेटा, लास्ट फैक्टर है, ये देखो लास्ट फैक्टर है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन सा नंबर है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? इधर देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आ गया तो बेटा लैटिस एनर्जी के सारे फैक्टर आपको समझ में आ जाएंगे। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कोऑर्डिनेशन नंबर। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होता है? दैट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, दैट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर सराउंडेड बाय द एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स। चाहे
जैसे मान लीजिए ये खड़ा है, इसके आजू बाजू 10 लोग खड़े हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 10। समझ में आया ना? आप बेटा खड़े हैं, आपको 10 लोगों ने 10 आपके 10 फ्रेंड ने घेर के रखा है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 10। और उन 10 में से एक को 4 लोगों ने घेर के रखा है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना? जो बेटा आपके जो नियरेस्ट पड़ोसी है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ रहा है? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? इधर देखो बेटा, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ, बोलो, द नंबर ऑफ नियरेस्ट। नियरेस्ट समझता ना आपको? नियरेस्ट मतलब पड़ोसी का पड़ोसी नहीं बोला है यहां पे, नियरेस्ट पड़ोसी। सो दैट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट। सही है अभी? द नंबर ऑफ नियरेस्ट पड़ोसी, दैट इज नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर उसे क्या बोलेंगे आप? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि अगर मैं सोडियम प्लस ले लूं बेटा, यहां पे अगर NaCl में अगर सोडियम प्लस है, NaCl में सोडियम प्लस होता ही है, तो इस सोडियम प्लस को बेटा टोटल Cl कितने घेर के रखते हैं पता है आपको? 6 Cl ने घेर के रखा है इसे। कितने Cl ने घेर के रखा है? 6 Cl ने इसे घेर के रखा है ऐसे। और देखो ये Cl में और Na प्लस में, Cl माइनस में और Na प्लस में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सोडियम क्लोराइड में बेटा सोडियम प्लस को टोटल कितने Cl सराउंड करके रखते हैं? 6। तो इस केस में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आ गया सबको समझ में? कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ ज्यादा नहीं है बेटा। द नंबर ऑफ, दैट इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर विच इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब लिखा है यहां पे, इधर देखो बेटा, दैट इज द लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cn, कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो NaCl में सोडियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है Cl माइनस का भी कितना होता है? 6 होता है। और सोडियम प्लस का भी कितना होता है? 6। निकाल के बता दो 1 मिनट में। हाँ ठीक है बेटा, 1 मिनट की बात है। अब नाटक नुकटर मत करो आप कि सर बताओ मत करके, ठीक है? 1 मिनट लगेगा बताने के लिए मुझे। NaCl का क्रिस्टल्स इधर देखो, आपको भी बनाते आएगा, अगर आप ध्यान दोगे तो बिल्कुल आपको भी आएगा। इधर देखो आप, बोलो मत रे, बोलना नहीं है बेटा। इधर देखो आप बेटा, मुझे ये बनाने के लिए मुझे 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ी, ठीक है? हाँ ये बनाने के लिए नहीं बता, अभी रुको आप। ठीक है? अभी ठीक है ना? ये बनाने के लिए मुझे 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़े, तब आया बेटा बनाने पे, ठीक है? आप जम गया? हाँ ठीक है, ठीक है। आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करना, आपको भी आ जाएगा, ठीक है? अब मैं ये बता रहा था, इधर देखो आप, इधर देखो, ये तो बाकी रह गया बेटा, ये वाला देखो, ये वाला इधर देखो आप। हाँ अब सही है, अब परफेक्ट हो गया। अब इधर, हाँ ठीक है, बजाया ना अब आपने? हाँ ठीक है। ये देखो, इधर देखो बेटा, अगर यहां पे सेंटर में सोडियम प्लस है, यहां पे सेंटर में क्या है? सोडियम प्लस। तो देखो इधर देखो, ये पीछे ये देखो, मैं कलर चेंज करके बताता हूं, ये सोडियम प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? Cl माइनस। ये पीछे नजर आ रहा है ना, 3D में निकाला है बेटा ये। और ये सामने भी क्या हो जाएगा? Cl माइनस। इधर भी क्या हो जाएगा? Cl माइनस। इधर भी क्या हो जाएगा? Cl माइनस। ऊपर भी क्या हो जाएगा? Cl माइनस। नीचे भी क्या हो जाएगा? दिख रहा है आपको? एक सोडियम प्लस को टोटल 6 Cl माइनस ने घेर के रखा है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अगर यहां पे क्या है? Cl है, तो यहां पे क्या होगा फिर? यहां पे क्या होगा बेटा? Na प्लस होगा। यहां पे क्या होगा? Na प्लस। 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 ऊपर क्या होगा? Na प्लस। मतलब देखो नीचे इस Cl को देखो आप, इस Cl माइनस को देखो, ऊपर एक Na प्लस है, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब यहां पे Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर, Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और Na प्लस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। अब समझ में आ गया?
क्लियर है? तो ये 4-5 फैक्टर आपने दिमाग में रखना है कि कौन कौन, सॉरी 3 ही फैक्टर है ना, सो 3 फैक्टर है बेटा जो लैटिस एनर्जी पे अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है चार्ज, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लैटिस एनर्जी एंड इंटर आयोनिक डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लैटिस एनर्जी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लैटिस एनर्जी। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? इसके आगे का कल बात करेंगे हम, ठीक है? और तनिष क्लोज कर दे।